एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स के अंदर जीन क्रिया यानी जीन ट्रैक्स पढ़ रहे थे। अपने कल पढ़ा था अभी जीन ट्रैक्शन है वो दो प्रकार का होता है, एलिक और नॉन एलिक, यानी इंट्रा जीन और इंटर जीन रिएक्शन। इंट्रा नॉन एलिक में अपने पढ़ा था भी एक ही जीन के दो एलील के मध्य जीन ट्रैक्शन क्या कहलाएगा, इंट्रा जीन रिएक्शन। और दो जीन के एलील के मध्य होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, इंटर जीन रिएक्शन। उसके अंदर कल अपने इंट्रा जीन रिएक्शन या नॉन एलिक के अंदर अपने पढ़ा था अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुयुग्म विकल्पी। अब चौथा डालो अपने घातक जीन। चौथा पॉइंट कौन सा है, घातक जीन यानी लिथल। घातक जीन किसे कहते हैं, वह जीन जिससे क्या है कि जीव की समयुग्म अवस्था के प्रारंभिक मृत्यु हो जाती है ना, उसे अपने क्या बोलेंगे, घातक जीन या लिथल जीन। यानी क्या है कि सब कौन घातक जीन किसे कहते हैं, वह जीन जिनसे क्या है कि जीव की कौन सी अवस्था में, समयुग्म अवस्था यानी होमोजाइगस स्टेज के प्रारंभ में जीव की मृत्यु हो जाएगी, उसे अपने क्या कहते हैं, घातक जीन। और एक इसमें और होता है सेमी लिथल यानी अर्धघातक जीन। अर्धघातक जीन में क्या होता है, जीव की क्या है कि समयुग्म अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु न होकर कुछ देर बाद में मृत्यु होती है, उसे अपने अर्धघातक जीन कहते हैं। अपनी बात करें भी घातक जीन की जीव के अंदर खोज की थी तो सर्वप्रथम एल ने की थी सुबह में त्वचा के रंग के लिए। और पादपों में बात करें तो ई बोरन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्नैपड्रैगन पादप के पत्ती के रंग के अंदर की थी। तो हेडिंग डालो अपनी घातक जीन या लिथल जीन। लिथल जीन, घातक जीन क्या होता है, वह जीन जिससे जीव की समयुग्मज यानी होमोजाइगस स्टेज, समयुग्मज अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में मृत्यु हो जाती है उसे अपने कौन सा जीन कहते हैं, घातक जीन। घातक जीन क्या होता है कि वह जीन जिससे क्या है जीव की समयुग्म अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु हो जाती है उसे अपने घातक जीन कहते हैं। दूसरा है अपना अर्धघातक जीन, सेमी लिथल। अर्धघातक जीन में क्या होगा, जीव की क्या है कि समयुग्म अवस्था में प्रारंभ में मृत्यु न होकर क्या है कि कुछ देर बाद मृत्यु होना। मृत्यु होना क्या कहलाता है, अर्धघातक जीन। बात करें भी अर्धघातक जीन की खोज जीवों के अंदर तो एल ने की थी। एल ने चूहे में त्वचा के रंग के लिए, चूहे में। और बात कर ले भी अपने पादपों में सर्वप्रथम खोज की बात करें तो अपने ई बोर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी। ई बोर्न ने कहां पर की थी, स्नैपड्रैगन पादप में पत्तियों के रंग के, इधर चूहे में त्वचा के रंग में, चूहा में त्वचा के रंग में। ये नोट कर लो पहले। घातक जीन यानी लिथल जीन किसे कहते हैं, घातक जीन या लिथल जीन। वह जीन जिससे क्या है कि जीव की समयुग्म अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु हो जाएगी उसे घातक जीन कहते हैं। अर्धघातक जीन कुछ देर बाद मृत्यु होना जीव की, उसे अपने अर्धघातक जीन कहते हैं। बात करें इसकी खोज किसने की थी, जीवों के अंदर सर्वप्रथम खोज की थी अपने एल नामक वैज्ञानिक ने चूहे में त्वचा के रंग के लिए। और पादपों में बात करें तो स्नैपड्रैगन में पत्ती के रंग के लिए।
अब अपने घातक जीन है ना, इसका उदाहरण लेंगे। अभी अपने क्या है कि मानो में सिकल सेल में रोग होता है ना, उसका वाय को, तो उसके अंदर अपने अभी क्या है कि F2PD निकाल के देखेंगे भी उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात क्या आता है। भी अपने देखेंगे भी घातक जीन से क्या है कि जीव की मृत्यु कैसे होती है, वो अपने क्या है कि F2PD बनाएंगे तो पता चलेगा अपने को। अभी सभी ने नोट कर लिया गया? अब आगे लिखो अपने उदाहरण। उदाहरण क्या होगा इसमें अपने, मानव में सिकल सेल एनीमिया। मानव में सिकल सेल एनीमिया। मानव में सिकल सेल एनीमिया। मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग का वाहक अपने बात करें तो इसमें वाहक का काम कौन करेगा? HBS HbA। इसमें अपने क्रॉस कराएंगे तो अपने पेरेंट्स बनेंगे HBS और HbA। ये अपना फीमेल, इधर अपना हो जाएगा मेल। इसके अंदर अपने क्या है, कितने प्रकार के एलील बन के आएंगे, वो सॉरी कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहाँ पर अपने क्या है कि 2 प्रकार के एलील है, तो अपने कितने प्रकार के बनेंगे? HBS और HbA। तो यहाँ पर अपने एलील कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के एलील है, तो अपने कितने प्रकार के होंगे? युग्मक 2 प्रकार के बन जाएंगे अपने। अब इनको क्या है कि अपने F2PD के अंदर क्या है कि चेकर बोर्ड विधि के द्वारा इसको बढ़ाओ, आप खुद ही ट्राई करो। F2PD के अंदर आप चेकर बोर्ड बनाओ खुद ही। इधर आ जाएगा HBS और HBS, HBS और HbA। इधर भी HBS और HbA, इधर HbA और HbA। अब F2PD के अंदर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप ऐसा क्या होगा? F2PD जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, आपने क्या पढ़ा था घातक जीन में? वह जीन जिससे क्या है कि किसी जीव की संयुक्त अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट है ना HBS, ये अपने को कैसा प्राप्त होगा? ये इसकी क्या डेथ हुई होगी। तो जो HBS है ये किसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। HBS और HbA ये क्या करते हैं? वाहक का काम करेंगे। और अपना HbA ना, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, यानी रोग रहित होते हैं। तो अपने बात करें भी इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो कितना आएगा? भी पहले में क्या अपनी डेथ हो गई जीव की, इसका तो अपने क्या है कि जीनोटाइप फिनोटाइप ले भी नहीं सकते। तो अपना जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो है वो 2:1 आएगा। 2:1 कैसे आएगा? क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या है कि जीव की मृत्यु हो गई, तो बाद में अपने पास जीनोटाइप फिनोटाइप कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, 2:1। HBS HbA और HbA। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना होगा अपना F2PD में? 2:1 आएगा। इसको नोट कर लो, एग्जांपल लिख लो। मानव में सिकल सेल एनीमिया का वाहक आपको बस ये F2PD मैंने आपको बताया, चक्कर बोर्ड इसीलिए बताया जिसका फिनोटाइप जीनोटाइप है ना वो 2:1 होगा। मैं आपको सीधा भी लिखा सकता, अभी फिनोटाइप हो जीनोटाइप घातक जीन में 2:1 आता है F2PD में।
पर आपको क्या है कि समझ में नहीं आता भी किस वजह से है, आप क्या है कि इसको लेके चलते हैं, पर इसकी क्या डेथ हुई हो जाएगी, इसका अपने क्या है जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात नहीं ले सकते हैं। अगला लिखना है डालो अपने प्लियोट्रोपिक जीन। नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद डालो प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन यानी इसको अपने क्या बोल सकते हैं, बहुप्रभावी जीन, यानी वह जीन जो क्या है कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करे उसे अपने क्या बोलेंगे, बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रोपिक। सभी नोट कर लिया। अगला लिखो अपने पांचवा प्रकार प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन प्लियोट्रोपिक जीन इसको अपने क्या बोल सकते हैं, बहुप्रभावी जीन भी बोल सकते हैं, बहुप्रभावी जीन। प्लियोट्रोपिक जीन में क्या होता है कि किसी जीन के द्वारा क्या है कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करे उसे अपने क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन या प्लियोट्रोपिक जीन। इसके अंदर लिख लो एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता हो। प्लियोट्रोपिक जीन या बहुप्रभावी जीन यानी वह जीन जो क्या है कि एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक या प्लियोट्रोफी जीन। कि क्या है कि वह जीन, एक जीन है वो क्या करेगा, एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन या बहुप्रभावी जीन। या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, बहुफिनोटाइप। बहुफिनोटाइप या मल्टीपल बहुफिनोटाइप प्रभाव या मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट। मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट या इसको अपने क्या बोल सकते हैं भी, किसी जीन के द्वारा क्या है कि किसी जीन का क्या है कि कई गुना प्रभाव होता है। कई गुना प्रभाव मतलब प्लियोट्रोपिक जीन में क्या होता है, अपने को पता है भी कोई जीन है वो क्या कर रहा है, एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है, तो उसका प्रभाव कैसा होगा अन्य जीन पर, औरों से ज्यादा ही होगा, कई गुना प्रभाव होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो क्या एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। तो किसी जीन का क्या होता है, कई गुना इफेक्ट होता है। ये जो प्लियोट्रोपिक जीन की डेफिनेशन आना एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है, तो इसको वो क्या है कि वह जीन जो क्या है एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर उसे अपने क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। ये चीज तो क्या है लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछ रही है। इसके अलावा वो एग्जाम इन क्या है कि किस प्रकार से वो क्या है कि प्लियोट्रोपिक की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो उस चीज को अपने ध्यान में रखना है। बहुफिनोटाइप प्रभाव भी दे सकता है वो, या किसी जीन का क्या है कि कई गुना प्रभाव, यानी ये जो वह जीन जो क्या है कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा उसका प्रभाव क्या होगा, अदर जीन्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। तो अपने को एग्जाम देते किसी जीन के लिए कई गुना प्रभाव रखने वाले जीन को अपने क्या बोलते हैं, तो वो अपने क्या हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक, यानी किसी जीन के लिए कई गुना प्रभाव। किसी जीन के लिए लिखना है यहाँ पर,
किसी जीन के लिए कई गुना प्रभाव, क्योंकि प्लियोट्रोपिक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई डेफिनेशन है, तो अपने को ने क्या इसका क्या है कि कहां से संभावित तो डेफिनेशन और बन सकती है, वो भी साथ बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये दोनों चीज अपने को ध्यान में रखना है। भी अपने को पूछ ले भी किसी जीन का कई गुना प्रभाव होता है किसी जीन पर, उसको अपने कौन सा जीन बोलते हैं, या पूछ ले भी किसी जीन का बहुफिनोटाइप प्रभाव उसे अपने क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन या प्लियोट्रोफी जीन। नोट कर लो। एग्जामिनर अपने को पूछ ले भी कोई जीन है वो बहुफिनोटाइप इफेक्ट दिखा रहा है, तो अपने उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, भी बैक क्रॉस में रखेंगे, प्लियोट्रोपिक में रखेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस में रखेंगे, या एपिस्टेटिक्स में रखेंगे। तो अपना कौन से अंदर कैटेगरी में आ जाएगा, वो प्लियोट्रोपिक जीन या बहुप्रभावी। अपने शुरुआत में जीन इंटरेक्शन में 2 प्रकार पढ़े थे, इंट्रा यानी नॉन एलील वाले अपने क्या है कि 5 प्रकार बताए, 5 टाइप, 500 कंप्लीट हो गए अपने। अब अगला अपने हेडिंग डालना इंटर जीन रिएक्शन या नॉन जीन नॉन एलिक। हेडिंग डालो बोली, नोट कर लिया सभी ने। अब अपना दूसरा प्रकार लिखो नॉन एलिक। नॉन एलिक या इंटरजीन रिएक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिक में क्या होगा, 2 जीन के एलील के मध्य जीन इंटरेक्शन क्या कहलाता है अपना, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ये चीज अपने कल के डेफिनेशन तो आपको लिखा दी थी। इसमें अपना अगला प्रकार लिखो, इसमें भी क्या है अपने 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला लिखो एपिस्टेटिक, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होगा कि जब के अभी एक जीन, एपिस्टेसिस में क्या होगा जबकि एक जीन जो प्रभावी होता है वो दूसरे अप्रभावी के लक्षण को प्रकट होने से रोकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिस। यानी एक जीन का एक लक्षण क्या है कि प्रभावी होगा, वो दूसरे को क्या है कि अप्रभावी होगा, उसको क्या है कि प्रकट होने से रोकता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिस। एक जीन जो क्या है प्रभावी है, ठीक है, दूसरा जो है प्रभावी, दूसरा एक जीन जो प्रभावी है दूसरे को क्या है अप्रभावी। प्रभावी मतलब लिखना इसमें, सॉरी डेफिनेशन थोड़ी गलत बता दी मैंने आपको। एपिस्टेटिस में क्या होगा भी एक जीन क्या है कि दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है, उसको अपने बोलते हैं एपिस्टेटिस। थोड़ा गलत बता दिया था, दोबारा लिख लो, इसको समझ लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। एक जीन जब दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिस। यानी जबकि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिस। जो जीन क्या है कि प्रभाव को प्रकट होने से रोकेगा उसको तो बोलेंगे अपने एपिस्टेटिक्स। जिसका प्रभाव के दूसरे जीन जिसका प्रभाव क्या है कि प्रकट होने से नहीं होगा उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। यानी एक जीन जब क्या है दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है उसको अपने क्या बोलते हैं,
एपिस्टेटिस। पहले वाले जीन जिसका क्या बोलेंगे अपने, जो दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिक। दूसरा जिसका क्या है कि प्रभाव प्रकट नहीं होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। हाइपो पहला है नॉन एली के अंदर क्या है, एपिस्टेटिस। क्या है कि एक जीन के द्वारा दूसरे जीन के प्रभाव को प्रकट होने से रोकता है उसको अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिस। पहला जीन जो क्या है कि दूसरे जीन को प्रभाव को प्रकट नहीं होने दे रहा है उसको तो अपने क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिक। और दूसरा जिसका क्या है कि प्रभाव प्रकट नहीं हो रहा है जिस जीन का उसको बोलेंगे अपने हाइपोस्टेटिक। अब मैं आपको कुछ क्या है कि एपिस्टेटिक्स की F2PD में डाई हाइब्रिड रेशो लिखाऊंगा जो क्या है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला है डालो भी एपिस्टेटिक्स के टाइप्स। अपने क्या है कि एपिस्टेटिक्स है इसके 4 से 5 प्रकार पढ़ेंगे, उसको अपने क्या पूरे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ओनली इसका जो डाई हाइब्रिड F2PD में जो डाई हाइब्रिड रेशो है ना उसी को बस पढ़ेंगे। उसी में क्या है कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसके एक तरफ लिख लो एपिस्टेटिक्स। दूसरी तरफ लेना F2PD में डाई हाइब्रिड अनुपात। एक तरफ अपने क्या लिखेंगे, एपिस्टेटिक्स के टाइप लिखेंगे, दूसरे तरफ लिखेंगे अपने F2PD में डाई हाइब्रिड अनुपात। पहला लिखो अपने प्रभावी एपिस्टेटिक्स यानी डोमिनेंस, एपिस्टेटिक्स। डोमिनेंस यानी प्रभावी। इसका F1PD में डाई हाइब्रिड रेशो कितना होगा, 12:3:1, 12:3:1। डोमिनेंस एपिस्टेटिक्स या प्रभावी एपिस्टेटिक, इसका F2PD में डाई हाइब्रिड रेशो कितना होगा, 12:3:1। अगला है इनहिबिटोरी एपिस्टेटिक्स। इनहिबिटोरी एपिस्टेटिक्स यानी निरोधात्मक एपिस्टेटिक्स। इसका रेशो कितना होगा, 13:। क्या है यार 13:3। एक चीज में से ध्यान रखना, अब 2PD में जो कुल पादप अपने कितने बने थे, 16। जब भी अपने इनका टोटल करेंगे ना तो वो 16 ही आएगा। देख लो 12:3:15 16 13:3:16। अपने जितने भी प्रकार पढ़ेंगे ना अब 2PD में डाई हाइब्रिड रेशो आएगा, वो टोटल करेंगे फिर उनका 16 ही आएगा। इनहिबिटरी एपिस्टेटिक या निरोधात्मक एपिस्टेटिक है, इसको अपने एक नाम और भी दे सकते हैं, डोमिनेंस या रिसेसिव एपिस्टेटिक। डोमिनेंस एंड रिसेसिव एपिस्टेटिक्स। ये अपने को पूछ ले भी डोमिनेंस प्लस रिसेसिव एपिस्टेटिक का F2PD में डाई हाइब्रिड रेशो कितना होगा, तो कितना होगा 13:3। यानी इनहिबिटेंट को अपने क्या भी बोल सकते हैं, डोमिनेंस प्लस रिसेसिव बुझ लेना, प्रभावी प्लस अप्रभावी, तो दोनों का कितना हो जाएगा 13:3 होगा। सीधा बुझ ले भी डोमिनेंस एपिस्टेटिक यानी प्रभावी का, तब होगा अपने 12:3 यदि यहाँ पे बुझ लेनी प्रभावी प्लस अप्रभावी एपिस्टेटिक का, दोनों का साथ में बुझ ले तब होगा 13:3।
अगला है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स, इसका रेशो हो जाएगा 9:7। कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री TARY कंप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स। कंप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स या इसको एक नाम और बोल सकते हैं अपने, डुप्लीकेट रिसेसिव या डुप्लीकेट रिसेसिव। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिक्स। ये जो मैं आपको एपिस्टेटिक्स के प्रकार लिखा रहा हूं, टाइप्स, ये हर बारी कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हुए हैं, इसलिए आप इनको तो क्या है कि घोट के ही पी जाना। तीसरा प्रकार है अपना कंप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स या डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिक्स। रिसेसिव है, रिसेसिव है, सी है बीच में, ये ध्यान रखना। रिसेसिव अगला लिखो सप्लीमेंट्री। आज के थोड़ा के क्लास का रूम चेंज किया, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। कल अपने इस बोर्ड को सेटअप करवा लेंगे, तो कल से अपना क्या सही होगा। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स। सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स, इसका अनुपात हो जाएगा 2PT में 9:3:4। 9:3:4 सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स। इसे रिसेसिव एपिस्टेटिक्स भी बोलते हैं। रिसेसिव एपिस्टेटिक्स भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिक्स या रिसेसिव एपिस्टेटिक बोले तो इसका क्या हो जाएगा 9:3:4। इसके बाद अपने अगले की बात करें तो हो जाएगी अपने डुप्लीकेट एपिस्टेटिक्स या डुप्लीकेट डोमिनेंस। डुप्लीकेट एपिस्टेटिक्स या डुप्लीकेट डोमिनेंस। डुप्लीकेट डोमिनेंस इसका अनुपात कितना होगा अपने 15:1। डुप्लीकेट एपिस्टेटिक्स या डुप्लीकेट डोमिनेंस अब 2PT में इसका कितना होगा 15:1। अगली अपनी एडेटिव।
एडेटिव एपिस्टेटिक्स इसका हो जाएगा अपने 9:6:1 9:6:1 एडेटिव या पॉलीमेरिक, इसको पॉलीमेरिक भी बोलते हैं, पॉलीमेरिक एपिस्टेटिक्स भी कहते हैं। एडेटिव एपिस्टेटिक्स या पॉलीमेरिक। अब लास्ट है अपनी कोलाबोरेटरी। अगली अपनी कोलाबोरेटरी एपिस्टेटिक्स, इसका हो जाएगा अपना 9:3:3:1 कोलाबोरेटरी एपिस्टेटिक्स, इसका हो जाएगा 9:3:1। अब जितने भी मैंने इनके प्रकार लिखाए ना टाइप्स एपिस्टेटिक्स के, इनसे क्या है कि इनका अप टू पीटी में केवल क्या पूछा गया है, डाई हाइब्रिड रेशियो एंड अप टू पीटी का सिर्फ यही पूछा गया है एग्जाम में। और जितने मैंने लिखाए है ना वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको क्या है कि कन्फर्म याद कर लेना। नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद अपना दूसरा प्रकार है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी बहुजनी वसागिति। वसागिति का क्या है कि कई जीनों द्वारा नियंत्रण होना क्या कहलाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजनी वसागिति। यानी वसागिति का क्या है कि कई जीनों द्वारा नियंत्रण। नोट कर लिया है सभी ने। तो अगले दूसरी प्रकार टाइप्स लिखो इसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला टाइप लिखो अपने इनहेरिटेंस। आज थोड़ा कक्षा के लिए बोर्ड क्या है, आज नई कक्षा के अंदर अपने सेटअप किया है, तो किसको क्या है कि कल फिक्स करा लेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंटों से सॉरी। दूसरा लिखो अपने दूसरा है अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजनी वसागिति। लिखो अगला हेडिंग डालो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजनी वसागिति, बहुजनी वसागिति। पॉलीजेनिक हेरिटेंस या बहुजनी वसागिति। वसागिति का क्या है कि कई जीनों द्वारा नियंत्रण हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर लिखो वसागिति का कई जीनों द्वारा यानी 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रण। वसागिति का क्या है भी कई जीनों द्वारा नहीं 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रण होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजनी वसागिति। अपने इसके उदाहरण की बात करें तो अपने पादपों की जो उपज होती है ना, जैसे अपने बात करें भी एक पादप है उसके अंदर डोमिनेंस जीन यानी प्रभावी जीन की संख्या यानी प्रभावी जीन के द्वारा क्या है लक्षणों का नियंत्रण किया जा रहा है। तो यदि प्रभावी जीन की संख्या यदि 4 है उसके अंदर,
तो उस पादप की उपज अन्य पादपों की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी तरह जी किसी पादप में क्या है कि डोमिनेंस जीन यानी प्रभावी जीन के द्वारा कोई लक्षण क्या है कि नियंत्रित किया जा रहा है, तो उसके अंदर उपज होगी वो 4 से प्रभावी जीन की संख्या थी जिस पादप में 4 थी, तो 3 में वाले में कम होगी, यानी 4 जीन के प्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रण हो रहा है इस पादप, तो उसकी उपज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यदि उसके बाद 3 प्रभावी जीन है किसी पादप के अंदर, तो उसकी उपज क्या होगी, थोड़ी कम होगी। 2 है प्रभावी जीन यानी डोमिनेंस जीन, तो उसकी उपज क्या होगी, 3 वाली से थोड़ी कम होगी। यानी अपने कह सकते हैं कि लक्षणों की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, पादपों में प्रभावी जीन की संख्या पर निर्धारित करती है। यानी जिस पादप के अंदर जितने ज्यादा प्रभावी जीन होंगे उतनी उसकी उपज क्या होगी, ज्यादा होगी। अपनी बात कर लें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जीन यानी बहुजीनी वसागति की खोज की बात करें, तो इसकी खोज सर्वप्रथम गेहूं में दानों के रंग के लिए की थी निल्सन एल ने। तो इसके अंदर लिखो, पहले एक पॉइंट और लिख लो, लक्षणों की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, आज की जो पीडीएफ है ना, मैं आज एक लिंक दूंगा, मैं एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम का लिंक है, उसके अंदर पीडीएफ डाल दी जाएगी। क्यों आज क्या है कि इस पे अपनी नई सेटअप क्लास है, तो अपने पास क्या है मार्कर भी पुराने वाले हैं, नए वाले नहीं है, वो उस क्लास के अंदर वहीं पड़े हैं। तो लक्षणों की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, जीन की संख्या पर। लक्षणों की तीव्रता वो किस पर निर्भर करेगी, जीनों की संख्या पर निर्भर करती है, जीनों की संख्या। क्यों, भी मैंने बताया भी जिस पादप में जितने ज्यादा डोमिनेंस जीन यानी प्रभावी जीन होंगे उसकी उपज उतनी ज्यादा होगी। बस इतना ध्यान में रखना अपना। खोज की बात करें तो सर्वप्रथम खोज इसकी की थी निल्सन एल ने गेहूं में दानों के रंग के लिए। गेहूं के दानों में रंग के लिए किसने की थी, निल्सन एल ने। गेहूं में दानों के रंग के लिए बात करें भी इसका नियंत्रण है वो 2 जीनों द्वारा किया जाता है, 2 जीन द्वारा। इसका अप टू पीडी में अपने रेशो की बात करें तो हो जाएगा 1:4:6:4:1। इसके बाद अपने और बात कर लेंगे, जैसे अपने मानव के अंदर क्या है कि त्वचा का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, तो उसमें अपने प्रभावी जीनों की संख्या कितनी होती है, यानी अपने त्वचा है उसका रंग है तो उसके अंदर अपने या अपने मानव के अंदर लंबाई होगी, तो उसके अंदर 3 प्रभावी जीनों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद में तीसरी अपनी कोशिका द्रव्य वसागति, जिसको अपने मातृत्व में कोशिका द्रव्य वसागति या केंद्रक अतिरिक्त वसागति भी कहते हैं। तीसरे लिखो अपने नॉन एलिक के अंदर यानी इंटरजेनिक जीन रिएक्शन के अंदर तीसरा प्रकार है अपना कोशिका द्रव्य वसागति, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मात्रात्मक कोशिका द्रव्य वसागति या न्यूक्लिक अतिरिक्त वसागति भी कहते हैं। अगला तीसरा प्रकार लिखो कोशिका द्रव्य वसागति। कोशिका द्रव्य वसागति या इसको अपने क्या बोलते हैं, मातृत्व वसागति या केंद्रक अतिरिक्त वसागति भी कहते हैं। केंद्रक अतिरिक्त वसागति भी बोलते हैं।
अपने बात कर ले अभी कोशिका द्रव्य वसागति की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सर्वप्रथम कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापापादम में। खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापापादम में। इसके बाद अपने बात कर ले भी एक पिछली बार क्या है कि ए 2020 एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया थी मक्का में नरबंध हत्या पाई जाती है, उसकी खोज किसने की थी? तो वो भी लिख लो। कोशिका द्रव्य वसागति का उदाहरण कौन सा है? मक्का में जो नरबंधता पाई जाती है वो कौन सी को होती है? कोशिका द्रव्य नरबंधता होती है। अगला लिखो मक्का में नरबंधता। मक्का में नरबंधता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रोडस नामक वैज्ञानिक ने की थी। मक्का में जो नरबंधता पाई जाती है वो किस प्रकार की नरबंध कोशिका द्रव्य नरबंधता पाई जाती है? कोशिका द्रव्य। उसके तक बात कर ले भी मक्का में जो नरबंधता होती है कोशिका द्रव्य, उसका जीन कहां पर पाया जाता है? मक्का में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। मक्का में जो नरबंधता पाई जाती है उसका जीन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अतिरिक्त बात करें भी अपने कोशिका द्रव्य वसागति है, इसका नियंत्रण है। नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य वसागति है वो केवल मादा यानी फीमेल के द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रित है। नियंत्रण केवल मादा जनक के द्वारा किया जाता है। के द्वारा। ब्रेक आगे लिख लेना साइटोजिन या प्लाज्मा जीन के द्वारा। साइटोजिन या बात करें अपनी प्लाज्मा जीन। कोशिका द्रव्य वसागति है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केवल मादा जनक के द्वारा होता है। बात कर ले भी किससे होता है तो साइटोजिन या प्लाज्मा जीन, या इसको अपने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। ये अपने से एग्जाम में पूछ ले भी कोशिका द्रव्य वसागति है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केवल मादा जनकों के द्वारा होती है, नर जनकों द्वारा कभी भी नहीं होती है कोशिका द्रव्य वसागति। चीज ध्यान रखना। बात कर ले इसका जीन है वो कहां पर पाया जाता है? साइटोकाइनिन या प्लाज्मा जीन। इसके अतिरिक्त अपने बात कर ले भी जो मिराबिलिस जलापापादप है उसमें जो कोशिका द्रव्य वसागति होती है उसका जीन कहां पर पाया जाता है? आगे तो लिख लेना हरितलवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट, या इसको प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड हरितलवक या प्लास्टिड में। मिराबिलिस जलापापादप है उसमें कोशिका द्रव्य वसागति का जीन कहां पर पाया जाता है? हरितलवक या प्लास्टिड में। हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट में। और मक्का में पूछ ले भी मक्का में नरबंधता होती है वो कोशिका द्रव्य वसागति की तरह उसका जीन कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या ऐसे पूछ ले भी मक्का में जो नरबंधता है वो किस जीन के द्वारा नियंत्रित होती है? अपने को दे दे भी साइटोजिन दे दे, प्लाज्मा जीन दे दे, माइटोकॉन्ड्रिया जीन दे दे और आगे लिख दे प्रोक्स भी। तो अपने को माइटोकॉन्ड्रिया जीन भी साथ में क्या काउंट करना है? ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जीन, तो अपने इसको माइटोकॉन्ड्रिया जीन भी बोल सकते हैं।
एक चीज इसमें नोट लगा के लिखना, अपने पीछे जो रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा था ना, पारस्परिक क्रॉस, उसका अपने क्या चीज पढ़ी थी भी, उसमें क्या है कि अपने चीज पढ़ी थी मेंडलियन आनुवंशिकी में, क्या है कि उसका रिजल्ट कभी भी क्या है प्रभावित नहीं होता है, समान रहता है। लेकिन कोशिका द्रव्य अवस्था में जो रेसिप्रोकल क्रॉस यानी पारस्परिक क्रॉस होता है, उसका क्या है कि रिजल्ट प्रभावित होता है यानी चेंज होता है। तो लिख लेना इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस का परिणाम या रिजल्ट प्रभावित होता है। ये अपने को एग्जाम में देते भी रेसिप्रोकल क्रॉस है, उसका रिजल्ट निम्न में से किस में प्रभावित होता है, तो अपने को देते भी मेंडलीय में या एपिस्टेटिक्स में या इन पॉली इनहेरिटेंस में या कोशिका द्रव्यवंशागति में। तो क्या होगा अपना कोशिका द्रव्यवंशागति में क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस यानी पारस्परिक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस्परिक क्रॉस में क्या होता है, कोशिका द्रव्यवंशागति में इसका रिजल्ट क्या होता है, चेंज होता है। मक्का वाला एओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मक्का में नरबंध हत्या की खोज किसने की थी, रोडस ने। अब आगे कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। पहला लिखो वसागिति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वसागिति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न व बावेरी ने। वसागिति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादन है स्टर्न व बावेरी नामक वैज्ञानिक ने, और इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने वो टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वसागिति का गुणसूत्रीय सिद्धांत में, वो किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने। वसागिति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसमें क्या होता है अभी, गुणसूत्र की गतिविधि है वो जीन की गतिविधि की क्या होती है, समांतर होती है। आगे एक लाइन लिख लेना, गुणसूत्र की गतिविधि बराबर जीन की गतिविधि के समांतर होती है। वसागिति का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्टर्न व बावेरी ने दिया था। पर इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। गुणसूत्र की गतिविधि है वो जीन की गतिविधि क्या होती है, इक्वल यानी समांतर होती है। इसके बाद में एक चीज और लिख लेना, बहुकार का उदाहरण। बहुकार का उदाहरण, बहुकार का उदाहरण सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, यूले नामक वैज्ञानिक ने। यूले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल
एविडेंस है वो निल्सन ये ने दिया था। बहुकार का उदाहरण का प्रतिपादन किसने किया था? यूले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। या मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, इसको अपने क्या बोलते हैं? मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस यानी बहुकार का उदाहरण का प्रतिपादन तो किया था यूले नामक वैज्ञानिक ने, और इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया था? निल्सन ये ने। ये जो बहुकार का उदाहरण है ये बहुवंशागति की जीन के धारक यानी बहुजीनी वंशागति से संबंधित होती है। बहुकार का उदाहरण है मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है वो बहुजीनी वंशागति से संबंधित होती है। पहला पढ़ा है अपना वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबावेरी ने। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, सॉरी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत के अंदर? टीएच मॉर्गन ने। स्टर्नबावेरी ने क्या पाया था? गुणसूत्र की गतिविधि है वो जीन की गतिविधि क्या होती है? इक्वल। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने लिंकेज यानी सहलगनता के बारे में पढ़ेंगे। आज के है कि अपना नई क्लास सेटअप थी तो उसके लिए क्या है कि बोर्ड सही तरीके से सेट नहीं है, तो कल अपने क्या है कि बोर्ड को सेट करके वापिस उसी तरीके से क्लास शुरू करेंगे। आज जिस स्टूडेंट की कुछ चीजें क्या है कि इस पे मार्कर की वजह से सही नहीं लिखी गई है, तो मैं इसकी क्या है कि जो अपना टेलीग्राम पर चलने वाला उसके अंदर ग्रुप के अंदर मैं आज की पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से भी क्या कि नोट्स बना सकते हो। कल अपने पढ़ेंगे लिंकेज यानी सहलगनता। सहलगनता क्या होती है? लिंकेज या सहलगनता, सहलगनता मतलब साथ साथ है, यानी कई जीनों का क्या है अगली पीढ़ी में एक साथ वंशागत होना क्या कहलाता है? सहलगनता। यानी जीन का समूह में अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाएगा? लिंकेज या सहलगनता। सहलगनता की सर्वप्रथम खोज इसका प्रतिपादन किसने किया था? बेटसन और पुनेट नामक ने स्वीट पी यानी लिथायरस ओड्रेटस में किया था। और एक होती है सेक्सुअल लिंकेज यानी लिंग सहलगनता का प्रतिपादन किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला में। वो अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसको भी क्या है कोई वर्ड या लाइन समझ में नहीं है ये लिखने के अंदर, तो आप क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके क्या है नोट्स बना सकते हो।